हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हमें प्रपत्र कैसे भरना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर लिखी जाएंगी, कहाँ पे फिल होंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम पूरे कॉलम 17 कैसे फिल करेंगे और उनमें हमें क्या क्या भरना है। जैसे कि नाम का कॉलम है, जाति का कॉलम है और बहुत सारे कॉलम हैं जिन्हें हमें कैसे फिल करना है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हमारा अगला कॉलम है परिवार के प्रधान से संबंध। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगले कॉलम के लिए हमें यहाँ पर परिवार के प्रधान से संबंध आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ प्रधान स्वयं अगर है तो 01 उसका कोड होगा। पति या पत्नी है तो 02 कोड होगा उसका। पुत्र और पुत्री है तो 03, या पोती नातिन पोता वगैरह जो भी है तो 04, और माता पिता है तो 05। तो सबसे पहले प्रधान हमारा जो है यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली है तो 01 है, तो यहाँ पर मैं 01 लिखूँगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 01 और इसके बाद मुबीना खातून उनकी पत्नी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्नी का कोड है 02, तो हम 02 लिखेंगे 02। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलम संख्या 4 में, जिसमें आयु पूछ रहा है वर्ष में। हम उनसे पूछेंगे कि आपकी आयु कितनी है, यानी कि आपकी एज क्या है। तो वो जो भी एज बताएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मान लिया कि ईसा जी की एज है 46 ईयर्स। तो यहाँ पर 3 कॉलम है 1 2 3, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 6। इसके बाद मुबीना जी की आयु है 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा, तो वहाँ पर हम फिर 0 देंगे, यहाँ पर हम 3 देंगे और यहाँ पर हम 6 देंगे। ये हमारा 4 कॉलम कंप्लीट हो गया। अब कॉलम नंबर 5 में पूछता है लिंग, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो ईसा जी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉलम नंबर 5 के लिए भी पुल्लिंग यानी कि मेल है तो 01, और स्त्रीलिंग यानी फीमेल है तो 02, और अन्य है यानी कि दूसरा कोई लिंग है तो 03। तो आमतौर से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि पहला और दूसरा ही हमारा जाएगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं लिंग में ईसा जी हमारे पुल्लिंग हुए यानी कि मेल हुए तो 01, और मुबीना जी फीमेल हैं तो 02। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं 06 में। तो 06 में है वैवाहिक स्थिति, यानी कि उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, उनकी शादी हो गई है या फिर वो अभी अनमैरिड है। तो उसके लिए भी 06 में हम देखेंगे यहाँ पर है अविवाहित के लिए 01 कोड है। वर्तमान में अगर विवाहित हैं वो तो 02 होगा। विधवा या विधुर है तो 03। संबंध विच्छेदित यानी कि अगर आपस में नहीं बनती है, अलग अलग रह रहे हैं तो 04, और तलाकशुदा हैं तो 05। ये इस कोड को हम वहाँ पर फिल करेंगे। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वर्तमान में शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर हम भरेंगे वर्तमान में विवाहित यानी 02। तो यहाँ पर पहले हम दे देंगे 0, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर उसी तरह से यहाँ भी 0 और यहाँ पर 2। अब आ जाते हैं धर्म, यानी कि 7वें कॉलम में हमारा धर्म है। तो धर्म के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। हिंदू धर्म के लिए 1, इस्लाम के लिए 2, ईसाई के लिए 3, सिख के लिए 4, बौद्ध के लिए 5, जैन के लिए 6, और अन्य धर्म है तो 7, और उसका कोई धर्म नहीं है तो 8। तो इसी में से हम उसको फिल करेंगे। तो अब ये लोग मुस्लिम हैं यानी कि इनका कोड हो गया 02। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 0 और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2। उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे 02। आ जाते हैं 8वें कॉलम में, जहाँ जाति का नाम एवं कोड पूछा जा रहा है। तो अब इनकी जाति क्या है, इनकी जाति हम देखेंगे। अगर जाति कहते हैं जैसे कि हिंदू में कुछ जाति होती है, कोई भूमियार होते हैं, कोई चौधरी होते हैं यानी पासी होते हैं,
कोई ग्वाला होता है, कोई मारवाड़ी होता है, उसी तरह से मुस्लिम में भी जातियाँ होती हैं। तो हमें जो यहाँ पर बुक मिली है, इसी बुक के आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जाति का कोड हम लोगों को बताया गया है। तो इसी हिसाब से अगर मान लिया कि उनकी जाति है अंसारी, तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे अंसारी। जाति का नाम हम लिखेंगे पहले अंसारी, और इसके बाद अब हम यहाँ पर देंगे जाति का कोड। तो अब हम देख लेते हैं कि अंसारी के लिए यहाँ पर इस बुक में कौन सा कोड दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोमिन मुस्लिम अंसारी के लिए 163 कोड दिया गया है। तो अब उनके आगे हम लिखेंगे 163। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 163। वाइफ में भी हो जाएगा 163। इतना हमारा क्लियर हो चुका। अब हम आते हैं 9 में। 9 में शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में हम उनसे पूछेंगे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि आप कितना पढ़े हुए हैं। उसके हिसाब से भी हमारे बुक में शैक्षणिक योग्यता का कॉलम यहाँ पर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता का कोड है, जिसमें हम यहाँ पर जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता है उसके हिसाब से कोड हम डालेंगे। अगर मान लिया कि हस्बैंड ने यानी ईसा जी ने स्नातक शिक्षा ली है, तो स्नातक शिक्षा के लिए 26 कोड है, या स्नातकोत्तर है तो उसके लिए जो भी कोड है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और उनकी पत्नी जो है वो मान लिया कि क्लास 10 तक उन्होंने मैट्रिक किया है, तो हम 10 लिखेंगे। तो हम ईसा जी के लिए यहाँ पर स्नातक विज्ञान का ले रहे हैं 21, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21। और उन्होंने मैट्रिक किया है उनकी पत्नी ने, तो हम लिख देंगे 1010। अब आगे बढ़ते हैं कार्यकलाप, यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं 10वां कॉलम है हमारा कार्यकलाप। कार्यकलाप में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है। तो कार्यकलाप में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए भी सरकारी नौकरी के लिए अलग से कोड है। जो भी कोड है यहाँ पर उनके कार्यकलाप के हिसाब से सारे कोड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर उनकी सरकारी नौकरी है तो 01 लिखाएगा, प्राइवेट में नौकरी है तो 2 लिखाएगा, या अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो 15 लिखाएगा। तो मैं यहाँ पर उनको सरकारी नौकरी के लिए लिखूँगी तो 01 लिख देती हूँ, और उनकी पत्नी का कुछ भी नहीं, यानी कि 15। तो उनका हो जाएगा 01 और वाइफ का हो जाएगा 1515। इसके बाद अब हम आते हैं 11वें कॉलम में। 11वां कॉलम है हमारा आवासीय स्थिति, यानी कि वो जिस मकान में रहते हैं वो मकान उनका कैसा है, उनकी आवासीय स्थिति कैसी है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर देखेंगे 11वां कॉलम हमारा है कि आवासीय, वो अगर पक्के मकान में रह रहे हैं, 2 या 2 से अधिक कमरा है तो 01 कोड हो जाएगा। और पक्का मकान अगर है लेकिन कमरा एक ही है तो 02, खपड़ैल का मकान है या टीन की छत है तो 03, झोपड़ी में रह रहे हैं तो 04, और आवासहीन यानी कि उनका कोई घर नहीं है और वो कहीं पर ऐसी जगह पर मतलब शेड डाल के रह रहे हैं जैसे पुल के नीचे, पुलिया के नीचे या कहीं पे भी, ऐसी स्थिति में ऐसे इसमें उनका 05 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ उनका पक्का मकान है और एक कमरा है उनके पास, तो मैं 02 लिखूँगी। तो यहाँ पर मैं 02, दोनों में 02 हो जाएगा, चूँकि दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं, इसलिए 02 हो जाएगा। अब आते हैं 12, कॉलम नंबर 12, अस्थायी प्रवासी स्थिति। चूँकि वो पटने में ही रह रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, तो वो अस्थायी नहीं है। अस्थायी वैसे लोगों का होगा जो पटना से बाहर रहते हैं। मान लिया कि उनके माता पिता पटना में रह रहे हैं लेकिन बच्चे और उनकी फैमिली जो है, पोता पोती और बहू जो है वो पटना से बाहर रह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उनका अस्थायी प्रवासी स्थिति हो जाएगा। तो अस्थायी प्रवासी स्थिति अगर इनके इसमें लागू नहीं है तो हम 01 लिखेंगे। और बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार है तो 02 हो जाएगा। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा है तो 03,
अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार है तो 04, अन्य देश में नौकरी या रोजगार है तो 05, अन्य राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो 06 और अन्य देश में शिक्षा है तो 07। तो यहाँ पर मैं लागू नहीं दूंगी 01 क्योंकि वो यहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 01 और ये हस्बैंड वाइफ दोनों के केस में हो जाएगा 01। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 13 की तरफ, कंप्यूटर और लैपटॉप। उनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा लिखा हुआ है कंप्यूटर या लैपटॉप के, हाँ अगर इंटरनेट के साथ है तो 01 देंगे, इंटरनेट के बिना है तो 02, नहीं है तो 03। तो इनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो मैं 03 दूंगी। तो दोनों में 03 हो जाएगा, हस्बैंड में भी और वाइफ में भी। इसके बाद हम आते हैं कॉलम नंबर 14 की तरफ, मोटर यान। उनके पास गाड़ी है या नहीं है, ये हम उनसे पूछेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 14 नंबर कॉलम में 2 पहिया वाहन है, जैसे बाइक है या साइकिल है तो हम 01 लिखेंगे। 3 पहिया है जैसे कि ऑटो है या कुछ ठेला उस टाइप की गाड़ी है तो 02 देंगे। 4 पहिया है यानी 4 व्हीलर है तो 03 हो जाएगा। ट्रैक्टर है तो 4, 6 पहिया या अधिक है तो 5, कुछ नहीं है तो 06। तो इनके पास 2 पहिया है तो मैं 01 दूंगी। और वाइफ के पास कुछ भी नहीं है तो 06 हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि मोटर यान में कभी कभी क्या होता है ना कि किसी के पास बाइक भी होती है और किसी के पास 4 व्हीलर भी होती है। और तो ऐसे में हमें क्या करना है कि जो भी भारी गाड़ी है यानी कि जो भी ज़्यादा महंगी गाड़ी है उसका हम विवरण यहाँ पर उसका डिटेल्स देंगे। अगर उसके पास बाइक भी है और 4 व्हीलर भी है तो हम 4 व्हीलर का कोड यहाँ पर लिखेंगे, बाइक का कोड नहीं लिखेंगे। और अगर मान लिया उसके पास 2 बाइक है तो उसमें से जो बाइक ज़्यादा महंगी होगी उस बाइक का हम कोड यहाँ पर, उस बाइक के लिए हम यहाँ पर कोड देंगे। ये हो गया क्लियर। बाद हम आते हैं कॉलम नंबर 15 में, कृषि भूमि, कि इनके पास कृषि के लिए यानी खेती के लिए ज़मीन है या नहीं है। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम है कृषि भूमि के लिए। अगर नहीं है तो 01 लिखाएगा, 0 से अधिक और 50 डिसमिल तक है तो 02। तो इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। उसी तरह से सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे, क्लियर है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करके लिखा हुआ है। तो इनके पास ज़मीन नहीं है तो मैं 01 दूंगी। दोनों के इसमें 01 चला जाएगा, यानी दोनों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास अपना मकान तो है लेकिन अगर कुछ ज़मीन उसने छोड़ रखी है जिस पर भवन का निर्माण नहीं किया गया है तो वो कृषि भूमि के ग्रेड में आएगा। तो उसे हम कृषि भूमि में ही डालेंगे। अगर उसकी थोड़ी सी भी ज़मीन छूटी हुई है जिस पर भवन का निर्माण नहीं है तो वो कृषि भूमि कहलाएगा। तो उसे हम कृषि भूमि के इसमें डालेंगे और देख लेंगे कि उसका कितना डिसमिल तक उसकी ज़मीन है, उसी हिसाब से हम इसका कॉलम फिल करेंगे। अब आ जाते हैं कॉलम नंबर 16, आवासीय भूमि। अब वो जिस मकान में रह रहा है उसका मकान वो कितने कट्ठे का है, आधे कट्ठे का है या पौन कट्ठे का है, 1 कट्ठे का, जो भी है तो हम वो उससे पूछ करके यहाँ पर फिल करेंगे। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं आवासीय भूमि 0। अगर उनका मकान नहीं है, मान लिया वो रेंट में है तो 01 लिखाएगा। अगर उनका अपना मकान है, 0 से अधिक और 5 डिसमिल के बीच में आता है तो 02, 5 डिसमिल से अधिक और 10 डिसमिल तक आता है तो 03। इसी तरह से हम सारा, या बहुमंजिला इमारत में अगर फ्लैट है जो कि आजकल परसेंटेज लोगों का होता है तो 07 वहाँ पे कोड जाएगा। तो मैं यहाँ पर 0 दूंगी क्योंकि वो रेंट में रहते हैं, किराएदार हैं, उनके पास अपना मकान नहीं है, आवासीय भूमि नहीं है, तो मैं 0 यानी कि 01 दूंगी। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के केस में 01 हो जाएगा। अब लास्ट कॉलम है हमारा सभी स्रोतों से मासिक आय। ये 17वां कॉलम है हमारा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 17 कॉलम में है सभी स्रोतों से मासिक आय। तो रुपये 0 से अधिक और रुपये 6000 तक, अगर उनकी कमाई हस्बैंड या वाइफ की हम अलग अलग देखेंगे। अगर हस्बैंड की कमाई रुपये 0 यानी 0 से 6000 तक है तो 01 कोड होगा, 6000 से 10,000 तक है तो 02 होगा, 10,000 से इसी तरह से हम ऊपर तक चले जाएंगे। और अगर उनके पास उतनी आय नहीं है तो 08 हो जाएगा। जैसे मान लिया कि उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चे की तो कोई आय नहीं होती है तो वहाँ पे 08 लिखा जाएगा। अगर वो छात्र हैं या छात्रा हैं जो भी है तो 08 लिखा जाएगा।
और अगर उनके सिर्फ हस्बैंड कमाते हैं, वाइफ नहीं कमाती है, तो सिर्फ हस्बैंड की आय ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इनकी आय जो है वो 6,000 से 10,000 के बीच में नहीं, तो इनकी आय जो है वो 6,000 तक है पर मंथ की बात हो रही है यहाँ पर। तो 0 से अधिक 6,000, तो यहाँ पर मैं 0,1 दूंगी। 0,1 हो जाएगा हस्बैंड के केस में, और वाइफ के केस में हो जाएगा 0,8, यानी कि लागू नहीं, ये नहीं कमाती हैं। ये कंप्लीट। अब इसके बाद अगर इनका आधार नंबर है, ईसा जी का या मुबीना जी का, इन हस्बैंड वाइफ का अगर आधार नंबर है तो हम यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे, और वो भी हम उनसे उनकी स्वेच्छा से, यानी उनकी अपनी मर्जी से अगर वो देना चाहें तो हम उनका आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर स्वेच्छा से, यानी उनकी अपनी इच्छा अगर है, आधार नंबर वो देना चाहते हैं तो हम आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे। आधार नंबर अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो हम आधार नंबर नहीं लिखेंगे। ये सारा हमारा 17 कॉलम फिल हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि परिवार के प्रधान का हमें क्रम संख्या लिखना है। तो परिवार के प्रधान जो भी हैं ईसा जी हैं, तो क्रम संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे 1। इसके बाद परिवार के प्रधान का यहाँ पर हम हस्ताक्षर ले लेंगे, यानी ईसा जी का हम यहाँ पर सिग्नेचर ले लेंगे। इसके बाद परगणक का हस्ताक्षर, यानी कि जो भी परगणक, हम लोग जो भी उस ये काम कर रहा है, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है, वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेगा। उसके बाद जो हमारे सुपरवाइज़र होंगे वो सुपरवाइज़र का सिग्नेचर यहाँ पर होगा। तो उम्मीद है आपको आज की ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको इस फॉर्मेट को फिल करने का, भरने का तरीक़ा बताया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे आप ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग मोबाइल में मैं आपके साथ मोबाइल में बिजागा ऐप कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि जातीय गणना का प्रपत्र हमें कैसे फिल करना है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी।